Hello everyone. So in today's video we are going to see BANS 183 Tourism Anthropology's third chapter. So as we all know that I have started a series in which I am explaining all the chapters of tourism anthropology. Okay, so the basic motto of these video series are that the book itself is very lengthy and we do not require to study these chapters in that much length. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं एक समरी में प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अगर एग्जाम्स में इनको भी देख करके जाएं तो आप अपना एग्जाम अपने ही लैंग्वेज में दे सकें और आपको एग्जाम्स देने में ईजी हो. Okay, so let's start the third unit today. And one more thing, I'll try and pin or provide you the link of previous chapters, unit 1 and unit 2. Okay, so unit 3, tourism and tourism through an anthropological lens. Here is the content कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे. Okay, so let's start with the introduction part. So here we have introduction. Anthropology as an study involving human beings has always been spread its area of learning to various aspects of society. In this unit, we will take you through a discussion of how anthropology studies tourism and why it is important to do so. Understanding tourism in the context of anthropology had begun as early as in 1970s, where major concepts of anthropology were interrogated for addressing tourism. एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना ये हमेशा से अपने विंग्स को बढ़ाता रहा है. मतलब पहले इसमें कुछ चीज़ों की पढ़ाई होती थी, देन आफ्टर फिर कुछ चीज़ें और ऐड हुई, फिर धीरे धीरे एंथ्रोपोलॉजी में टूरिज्म भी ऐड हो गया. और एक जो खास बात यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो 1970s के दौरान टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी शुरू हुई. ओके, टूरिज्म को इस एंथ्रोपोलॉजिकल ढंग से देखा जाना शुरू किया गया, इंटेरोगेट करना शुरू किया गया. ठीक है, उसकी जानकारी उस तरह से लेनी शुरू की गई. नाउ अब हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनिंग टूरिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. टूरिज्म को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के कंटेक्स्ट में डिफाइन करेंगे. अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यही सेम चीज़ हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 में भी ऑलरेडी कर रखी है, पर थोड़ा बहुत हर चैप्टर का जो कंटेक्स्ट है वो अलग अलग होता है. ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है. तो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इनिशियली फोकस्ड ऑन द होस्ट्स. जो टूरिज्म का एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टार्टिंग में जो पूरी तरह से फोकस करता था होस्ट पे, मतलब कि जो जिसके घर आप जा रहे हो, लोकल एट टूरिस्ट स्पॉट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो कश्मीर के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि टूरिज्म का जो एंथ्रोपोलॉजी है वो किस तरह से निकल के आएगा. बट लेटर एक्सपैंडेड टू बॉर्डर कॉर्नर्स सच एज social and cultural changes, how tourism impacts individual and society. ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप गोवा जाते हो या फिर केरला जाते हो, आपको बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे. तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको क्रिश्चियनिटी एक्साइटिंग लगे, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको पढ़ने का मन हो, या फिर आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो तो वहाँ पे जो लोगों का तरीका होता है, मे भी कुछ लोग बहुत वेलकमिंग होंगे, कुछ लोग बहुत वेलकमिंग नहीं होंगे. तो आप उस चीज़ को भी ग्रैब कर सकते हो. ठीक है, आप दूसरों अगर कोई बहुत वेलकमिंग है आपके साथ तो आप दूसरों के साथ भी वेलकमिंग नेचर के साथ मिलना जुलना शुरू करोगे. सोचोगे वाओ, अगर इस नेचर को मैं खुद पसंद करता हूँ तो दूसरे लोग भी पसंद करेंगे, तो अगर मैं ऐसा बिहेव करता हूँ तो ये अच्छी बात है. इटी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टूरिस्ट होस्ट इंटरेक्शन, exchange of culture, behavior and trust. Okay, just for example of this line, let's say कि आप किसी जगह पे गए हो, अब बाय बाइक गए हो और वहाँ पे आपने किसी लोकल से कहा कि भैया ये मेरी बाइक है, आप इसको प्लीज़ 2 दिनों तक आप अपने पास संभाल के रखना. ठीक है, आप जब कहीं से घूम करके वापस आते हो तो आप वो बाइक उससे रिटर्न ले लेते हो. तो ये आपका ट्रस्ट था वहाँ के कल्चर पे, वहाँ के लोगों के बिहेवियर पे कि आप अपनी कमोडिटी उनके पास छोड़ करके जा सकें. ठीक है, तो ये होता है टूरिस्ट होस्ट इंटरेक्शन. अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं अपनी बाइक छोड़ के ही क्यों जाऊँगा. मे भी आप किसी ऐसी एरिया में गए जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करना है, आपको पहले से नहीं पता था कि उस एरिया में आप ट्रैक कर सकते हो, पर इवेंचुअली यू गॉट टू नो दैट यहाँ ऐसा हो सकता है, आपको मन हुआ ऐसा करने का, आप चले गए. तो इस तरह की चीज़ अगर कभी होती है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है उस कल्चर पे, उस बिहेवियर पे, के इंटरेक्शन पे भरोसा होता है. ओके, नाउ मोबिलिटी. द थर्ड पॉइंट इज मोबिलिटी. मूवमेंट पैटर्न्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टूरिज्म. मूवमेंट पैटर्न, अब बहुत सारे लोगों को मे भी एक टाइम ऐसा आए जहाँ पे सारे लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो कि वो बाय एयर ट्रैवल कर पाएँ, तो उनकी जो मोबिलिटी का पैटर्न होगा उससे टूरिज्म बहुत इम्पैक्ट होगा. फॉर एग्जांपल अगर सारे लोग बाय प्लेन ट्रैवल कर सकते हैं तो बसेस का, ऑटो का या फिर डिफरेंट जो वेज हैं टूरिज्म के ट्रैवल करने के, मोबिलिटी के, उन पर असर पड़ेगा. ओके, फोर्थ पॉइंट इज कि आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्फ कैटेगराइजेशंस. Identify formations, creation of new self-categorization.
इसका मतलब बहुत विविड हो सकता है, बहुत वाइड हो सकता है। जैसे कि आप खुद को ही कैटेगराइज करोगे, मे भी बहुत सारे लोग ऐसा होता है, जैसे ऋषिकेश जाकर के लोग कहते हैं कि योग साधना करते हैं, वो लोग खुद को एक कैटेगरी में डिफाइन करते हैं कि ठीक है मैं इस योग साधना के लिए बेटर हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बेटर हूँ, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग ट्रैवल बहुत सारे पर्सपेक्टिव से करते हैं। इमर्जिंग मीनिंग्स, the overall impact of tourism related changes. मोर और लेस मैंने ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइन कर दी है कि ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म रिलेटेड चेंजेस, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपको ट्रस्टवर्दी लोग मिले, देन आपको ऐसा हुआ कि वहाँ के फूड कल्चर से आप बहुत ज़्यादा ये खुश हुए कि ठीक है यहाँ के लोग कितने हेल्दी होते हैं, मतलब कितना हेल्दी इन लोगों का डाइट है, या फिर यहाँ के लोग कितने खुश होते हैं, उन लोगों से कुछ सीख लिया, उन लोगों को कुछ सिखा दिया, उनके कुछ बिहेवियर्स को कैरी कर लिया, अपने कुछ बिहेवियर्स पास ऑन कर दिए, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई, कुछ लर्निंग्स हुए, ठीक है। तो इमर्जिंग ऑफ मीनिंग्स ये हुआ। नेक्स्ट वी हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजी ब्रांचेस इन टूरिज्म। बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं वो टूरिज्म में आने लगे हैं, एंथ्रोपोलॉजी टूरिज्म में आने लगे हैं। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द फर्स्ट वन। सो इट स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, माइग्रेशन, जेंडर, रिचुअल एंड आइडेंटिटीज। इस एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग रिचुअल्स, रिचुअल्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, मतलब कहीं गए तो वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ क्या रिचुअल फॉलो हो रहा है, क्या कल्चर है, या फिर वो कहीं से माइग्रेट होकर के आए, या वो कहीं अभी रिसेंटली माइग्रेट हो रहे हैं, फीमेल और मेल का वहाँ पे कैसा पर्सपेक्टिव है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है या फिर मेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, collaborates with the archaeologists to maintain heritage sites, museums and monuments leading to archaeotourism. इसका एग्जाम्पल है सारनाथ। अगर आप कभी सारनाथ गए हो तो वहाँ क्या होता है कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्ध के जो डिफरेंट हेरिटेज जो लोग बचा पाए हैं, हमारे हमारे पास है, उन सारी चीज़ों को हेरिटेज साइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, म्यूजियम्स बनाए गए हैं। ऐसे तो म्यूजियम्स बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। ये सारा जो चीज़ है इसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लेकर आते हैं। Next is linguistic anthropology. Analyzes communication, language and symbols between tourists and hosts to understand cultural exchanges. अब ये जो है ये कम्युनिकेशन को एनालाइज करता है। आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जैसे कि जहाँ पे कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आप सिम्बल्स का एक्सचेंज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं स्ट्रेट पूछना है कि वो जगह क्या है, या ये चीज़ क्या है, या फिर सिंपली दिस इज वेज और नॉन वेज, तो फिर आप उसको कुछ सिंबल्स दिखा करके, इशारे करके पूछोगे कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर आप कोई कॉमन लैंग्वेज बीच में फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। देख रहे हो एंथ्रोपोलॉजी हर जगह कितना वाइड है ये, कि इसको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना है, इसको हिस्ट्री को भी अपने साथ रखना है, देन ये इस चीज़ पे भी फोकस कर रहा है कि अगर कोई बाहर जाता है तो वहाँ पे लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है, किस तरह से लैंग्वेज को लोग ओवरकम करते हैं। ओके, the next is physical anthropology. Studies human body measurement design to improve tourism related services. Comfortable sitting in transport also examines health concerns like sexually transmitted disease in tourism driven areas. Very nice point. Like physical anthropology, it's very simple. ये लोगों का जो फिजिकल मेजरमेंट है वो भी फोकस कर रहा है। एज चलो मैं मानती हूँ कि इंडिया में लोगों की हाइट नॉर्मल 5'9", 5'10" होती है, इसके ऊपर इसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं कर रही हूँ मैं, हाइट शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ सबका एवरेज है और हम लोगों के बसेस में या हम लोगों के ट्रेन में कुछ इस तरह का सेटलमेंट हो जाए कि जो सीट्स हैं वो छोटी हैं, लाइक उन सीट्स को डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ 5 फीट के लोगों के लिए कंफर्टेबल है, उनके पैरों के लिए कंफर्टेबल है, तो क्या ये उन लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा जिनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। ये सब चीज़ें भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ध्यान रख रहा है कि ठीक है, बॉडी मेजरमेंट्स या फिर लोगों का ट्रेंड क्या है, लोग किस तरह के कंफर्ट को लाइक करते हैं वाइल ट्रैवलिंग, या फिर उनका जैसे कि वी नीड क्लीन वॉशरूम्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, सो ताकि हम लोगों को किसी भी तरह का जो ट्रांसमिशन वाला डिजीज होता है वो ना हो, ईटीसी इन सब चीज़ों पे भी जो एंथ्रोपोलॉजी है वो हमारा स्टडी अपना रिपोर्ट देता है। नाउ each branch of anthropology plays a crucial role in analyzing and enhancing tourism experiences, making it a significant field of anthropological study. It's clear, I guess. Next is history of study of tourism in anthropology.
The study of tourism in anthropology began unintentionally when Dean Smith was asked to develop a course on tourism in 1946. I don't think so कि I just have to translate it in Hindi. So अगर मुझे लगेगा कि इस चीज़ को मैं by example या फिर किसी तरह से explain कर सकती हूँ, then I'll explain it. Her expertise led to global research trips, and by the 1970s, she initiated discussions on tourism within anthropology. Very nice. So basically, Dan Smith जो थी उनको एक काम दिया गया 1946 में कि आप एक कोर्स डेवलप करो टूरिज्म के ऊपर, और उसी चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज में ग्लोबल रिसर्च किया उन्होंने, और 1970s में उन्होंने टूरिज्म को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसका मतलब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर टूरिज्म का भी डिस्कशन स्टार्ट किया। की माइलस्टोन्स ऑफ स्मिथ देखते हैं हम लोग क्या क्या है। सो इन 1974 स्मिथ organized a section on tourism at the American Anthropological Association, meeting leading to the publication of Hosts and Guests, the Anthropology of Tourism. A similar session in 1975 with the Society of Applied Anthropology further solidified। ये आप देख सकते हो, ये उसका कुछ कुछ माइलस्टोन्स है। ओके, ये आप अपने आंसर राइटिंग में अगर लिखते हो तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक फैक्ट दे रहे हो, ठीक है, रादर देन जस्ट हेयर एंड देयर, ये है वो है ऐसा है वैसा है। जस्ट अगर आप ये देते हो तो एक फैक्ट होता है, इट्स बेटर। सो अदर की एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अपार्ट फ्रॉम स्मिथ, हम लोगों के पास है डी मैककैनन, डेनिस नैश एंड नेल्सन गार्बरन। ये सारे जो लोग हैं इन्होंने एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस एरिया में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। studied tourism, semantic aspect, science and symbols. Explored tourism as imperialism and transformative journey, drawing from Victor Turner's ritual process। ये सारे कुछ अगर आप फैक्ट्स हैं तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप अपने आंसर राइटिंग में ऐड करो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल, नथिंग मच टू एक्सप्लेन अबाउट दीज लाइन्स। Tourism anthropology has since it's okay, it's the same thing now. Ethnography and tourism. एथनोग्राफी जो है ये एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च करने का एक मेथड, ठीक है। तो अब ये कुछ चैलेंजेस फेस करता है। ये क्या चैलेंजेस फेस करता है कि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्यों कॉम्प्लेक्सिटीज हैं? तो टूरिस्ट साइट्स और टूरिस्ट और लोकल्स की वजह से इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मे बी आई एम रिसाइडिंग इन अ टूरिस्ट स्पॉट ऑफ इंडिया एंड आई हैव अ गेस्ट लॉज, ओके। So maybe in my personal life there are some complications. That's why I'm not so very happy in my own space. And what if some situation comes into my business and I'm not handling it wisely? But अगर सब कुछ ठीक है, like I'm happy in my personal space, then definitely I'm going to deal with the situation in a better position. तो ये एक पर्सनल इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी सामने वाले सिचुएशन से या सामने वाले आदमी से किस तरह से डील कर रहा है। अब ये जो सिचुएशन है ये हर किसी के साथ अलग अलग हो सकती है। अब इस वजह से होस्ट भी हर जगह सेम नहीं होगा। मे बी वो किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, मे बी किसी के साथ बुरे से बिहेव करेगा। इसमें क्लाइमेट की भी बातें आती हैं। कभी कोई नॉर्थ ईस्ट घूमने गया, उसको बहुत अच्छा क्लाइमेट मिला, कभी ऐसा हो गया कि बहुत बारिश हो गई, बहुत स्नोफॉल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है इस चीज़ में कि इस चीज़ को कर पाना, एथनोग्राफी को कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। द टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट सीक टू रिक्रिएट romanticized images of historical places shaped by media and literature. Locals maintain these image realities to satisfy tourists, influencing their own behaviors and tourism industry. Very nice point. अब हम लोग कुछ चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग यूट्यूब या फिर मीडिया में देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ वहाँ जा करके हम लोगों को सेम वैसी ही मिलेगी। लोकल्स इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर के हमारे प्लेस में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड गिव देम व्हाट दे वांट। तो वो लोग ट्राई करते हैं उस चीज़ को रिक्रिएट करने का। बट जो मीडिया, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड हम लोगों को चीज़ें दिखाता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करवा पाना इट्स नॉट सो वेरी पॉसिबल। नाउ द थिंग इज कि लेट्स से एन एग्जांपल, I was influenced by a video of someone in which they were saying कि Mayapur had the similar confusion of Ganga with Jalangiri river as same as Bhagirathi and Alaknanda. It gives the same visual effect. The video was showing that thing, but when I reached there, I was like कि no, ये तो मतलब कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है। ये बस एक वीडियो है जो उन्होंने क्रिएट कर दी। मे बी ये एक टॉप लेवल से ऐसा दिखता हो, पर ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं। वो खुद में एक सुंदर जगह है, ये खुद में एक सुंदर जगह है। सब दोनों चीज़ों की अलग अलग
वाइब्रेंसी, पर उस चीज़ से कंपेयर करके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना वाज अ फेक आइडिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब लोकल्स वो बना करके देते हैं, ठीक है। द टूरिस्ट, अब गेस्ट को देखते हैं। टूरिस्ट शेप्स अ साइट इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। देयर पर्सपेक्टिव, गेज एंड इंटरेक्शन विद लोकल्स आर की एरियाज ऑफ स्टडी फॉर एथनोग्राफर्स। किस तरह से हम लोग कहीं जाते हैं, बिहेव करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये एथनोग्राफर्स स्टडी करते हैं। Scholars debate similarities between ethnographers and tourists, as both observe and document cultures, making their role sometimes overlap. ठीक है. I hope this point is clear. This was just basic English. Now, the native hosts. यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो होस्ट कम्युनिटीज हैं उनका जो कल्चरल ड्रिफ्ट है या फिर जो अकल्चरेशन है, अकल्चरेशन का मतलब होता है परमानेंट कल्चरल शिफ्ट अक्रॉस जनरेशंस। अकल्चरेशन का बेस्ट एग्जांपल होगा कि मे बी एक फैमिली है जिनका बरसों से काम है नाव चलाना किसी टूरिस्ट स्पॉट पे, पर वहाँ कोई इंसान जाता है, वो नाव वाला देखता है कि वो इंसान कितना वेल एजुकेटेड है, घूम रहा है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, ही डिसाइडेड कि अपने बच्चे को भी वैसे ही बड़ा करेगा, पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाएगा, फिर से उसको नाविक नहीं बनाएगा। तो ये एक जनरेशनल शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा, वो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कुछ कल्चरल शिफ्ट हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। हाँ. Hosts adapt their behavior, infrastructure, lifestyle to cater to tourists, altering local traditions. अब जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मे बी कुछ जगहों में कुछ लोग जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, पर अगर टूरिस्ट वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो मे बी वो लोग अपने खाने में शिफ्ट करेंगे कि अपने खाने को वो लोग नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शंस रखें। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। Tourist host interaction often involve misinterpretations and unrealistic expectations. अब कुछ वो लोग मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है इस बीच में, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर के अलकनंदा एंड हार्डवेयर का एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें हैं। देन ओवरऑल टूरिज्म एंड एंथ्रोग्राफी आर डीप कनेक्टेड विद टूरिज्म इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक चेंजेस एंड आइडेंटिफाई शिफ्ट्स इन होस्ट कम्युनिटीज। आई होप दिस इज क्लियर। कल्चरल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग अकल्चरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड फिनोटाइप के बारे में पढ़ेंगे। कल्चरल ड्रिफ्ट, कल्चरल ड्रिफ्ट जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से कोई स्लो चेंज एक कल्चर के एक कल्चरल लॉस भी बन सकता है, एक कल्चरल गेन भी बन सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो सकता है फैशन या फिर स्टाइल में चेंजेस। Acculturation. This is a process which occurs when a culture estimates itself into another culture characteristically into the dominant one. इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो डोमिनेंट कल्चर है वो जीत जाता है, ठीक है। फेनोटाइप, इट इज अ फिजिकल ट्रेट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। जेनोटाइप, इट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एनी लिविंग बीइंग। फेनोटाइप जो है फिजिकल ट्रेट है दैट कैन बी ऑब्जर्व। किसी फैमिली के बात करने का एक तरीका होता है, किसी फैमिली की बात करने का दूसरा तरीका होता है। कभी कभी हम लोगों को उस फैमिली के किसी एक बंदे के बात करने के तरीके से समझ में आता है कि मे बी दिस इज तमिल, this person belongs to a Tamil family, maybe this person belongs to some Bihari family. Okay, so these are some physical traits. और जीनोटाइप जो होता है वो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जेनेटिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। पिलग्रिमेज, anthropologists trace the study of pilgrimage back to Van Gentis 1908 Rites de Passage, later expanded by Victor Turner, who described pilgrimage as a three-stage process: separation, liminality, reintegration. Okay, departure from everyday life, a sacred transformative phase, sacred with others. रिटर्न टू रूटीन लाइफ, सिंपल है, आप अपने स्पेस से, ये आपका घर है, इस घर से आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप वहाँ रहते हो, देन फिर आप अपने स्पेस पे वापस आ जाते हो, यही है पिलग्रिमेज। टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज, पैरेलल्स एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज क्या है? argues that tourism, like pilgrimage, offers a break from structured life, promoting refreshment and renewal. Events like the Fiesta de San Fermin or visit to Disney World evoke a sense of communitas.
सिंपल है, आप कहीं जा रहे हो, आपको रिफ्रेशिंग लग रहा है, फिर आप यहाँ 9 to 5 या फिर मंडे टू फ्राइडे के डेली रूटीन में वापस आ रहे हो। ये कुछ सिमिलैरिटीज है टूरिज्म और पिलग्रिमेज में। डिफरेंसेस हैं, some anthropologists stress that pilgrimage has a religious purpose while tourism lacks structure and can be seen absurd. ये भी डिफरेंस आई वुड डेफिनेटली अग्री कि पिलग्रिमेज जो होता है वो लोग रिलीजियस पर्पस से करते हैं और जो टूरिज्म है वो बस कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। Next is modern interpretation of pilgrimage. Modern interpretation of pilgrimage. Rosemont and Bandor argue against strict distinctions between pilgrimage and tourism in anthropology. Identify tourism journeys to significant places such as roots pilgrimage visiting ancestral homelands, queer pilgrimage traveling to LGBTQ plus cultural centers like San Francisco. This is just मतलब एक एक्सप्लेनेशन है उसी चीज का कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन ही कह सकती हूँ, मतलब कि पिलग्रिमेज हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में समझे तो क्या है कि किसी भी रिलीजियस, किसी भी मंदिर, किसी भी चर्च, मुस्लिम लोगों के लिए मक्का मदीना, मस्जिद, दरगाह एक्सेट्रा इन चीज़ों को विजिट करना पिलग्रिमेज हुआ, ठीक है। और आजकल के ज़माने में कुछ मॉडर्न पिलग्रिमेज और आजकल के ज़माने में कुछ मॉडर्न पिलग्रिमेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि LGBTQ प्लस कल्चरल सेंटर्स हैं सैन फ्रांसिस्को में। तो इन लोगों के लिए ये जो जगह है, ये जो कल्चरल सेंटर्स हैं, लाइक पिलग्रिमेज है। वो लोग मानते हैं कि इन जगहों पे जाकर के उन लोगों को अच्छा फील होगा, उनकी आइडेंटिटी को एक स्थान मिलेगा, इसी उनके लिए वो एक पिलग्रिमेज है। Tourism and pilgrimage intersect when the journey holds deep emotion and symbolic significance. This is the correct line to define this thing कि ये जो LGBTQ प्लस वाले लोग हैं, जो हम जैसे ही लोग हैं, वो लोग यहाँ जाकर के डीप इमोशंस, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस फील कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो वो लोग इन जगहों पर जाना अच्छा महसूस करता है, उन लोगों को लगता है कि यही उनकी भी एक रिलीजियस स्पेस है। ओके, मॉडर्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन सारी चीज़ों का थोड़ा पिछले पास्ट में एग्जिस्टेंस थोड़ा सा कम था, तो इसलिए इनको मॉडर्न कहा जा रहा है। Issues of authenticity and theoretical concerns. The concept of authenticity in tourism has been explored through three theoretical approaches: objectivism, constructivism, and postmodernism. Authenticity के बारे में हम लोग पढ़ेंगे and theoretical concerns. क्या है authenticity? ऑब्जेक्टिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। ऑब्जेक्टिव थ्योरी में इस बारे में बात की जाती है कि टूरिस्ट जो है वो कहीं जा करके ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में बात होती है कि जो ऑथेंटिसिटी है सोशली कंस्ट्रक्टेड है या फिर दिनचर्या के द्वारा बनाया गया है जो ऑथेंटिसिटी है, या फिर वो क्या है। अब उसको वो मीडिया से भी लिंक करते हैं कि जैसे तो मान लीजिए कि किसी जगह की कोई मिठाई बहुत फेमस नहीं, पर कोई फलाना मीडिया कह देता है कि इस जगह की मिठाई बहुत फेमस है, तो बस वो एक आसपास में ऑथेंटिसिटी फैल जाती है कि इस जगह की मिठाई बहुत फेमस है, बट इन रियलिटी ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये है कंस्ट्रक्टिव टूरिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिसिटी। द लास्ट स्लाइड इज कि पोस्ट मॉडर्न थ्योरी proposed by Wang shifts focus from the objective to the experience coming existential authenticity, where authenticity is derived from personal engagement rather than the site itself. Despite academic discussion favoring constructivism, objective authenticity remains dominant in tourism practices, influencing travel motivation and industry marketing. Okay, so despite academic discussion favoring constructivism, मतलब कि जो अकेडमी के लोग हैं जो कि इन चीज़ों पे डिबेट कर रहे हैं, वो लोग कंस्ट्रक्टिव टूरिज्म ऑथेंटिसिटी को फेवर करते हैं, फिर भी जो ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो ऑथेंटिसिटी है वो पर्सनल इंगेजमेंट पर डिफाइन होती है। मैं फिर से एक बार इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ऑथेंटिसिटी आपके अपने इंगेजमेंट, आपके अपने एक्सपीरियंस पे ऑथेंटिसिटी डिसाइड होती है। कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिसिटी होती है कि किसी बड़े इंसान ने, किसी बड़े मीडिया हाउस ने, किसी अच्छी यूट्यूब चैनल ने बस ये बात फैला दी कि कोई चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी है, पर इन रियलिटी मे बी दिस इज नॉट ट्रू। और ऑब्जेक्टिव थ्योरी जो है वो ये कहता है कि आर्ग्यू दैट टूरिस्ट सीक इनऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस, टूरिस्ट सीक अनटच्ड pristine authentic
pristine authenticity but ultimately encountered stage authenticity. इसका मतलब ये है कि हर किसी का independent perception हो सकता है. Authenticity throughout the time change भी हो सकती है. Okay, very simple. Now we have the question answer. So we have this much question answer. I guess we have, yes, 17 questions and answers in this particular chapter. So मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को डील नहीं करूँगी क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सिंपली जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं में से होती हैं. तो सबका ये आंसर आपको दिया हुआ है. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का इस PDF को दे दूँगी. आप वहाँ से जा कर के भी इनको देख सकते हो. ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. यूनिट 1 और यूनिट 2 भी लिंक में आपको प्रोवाइडेड होगा. That's all. And one more thing, if you guys want me to explain any other subject, please feel free to comment down below. And if I'm doing anything wrong, please let me know. And finally, all the best for all of your examinations. And bye bye for now.